नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो क्लास में हम एक महीने का पूरा जो करंट अफेयर है वो हम देखेंगे। और यह वीडियो क्लास स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता भर्ती के लिए वीडियो एग्ज़ाम, आरएस प्री एग्ज़ाम और अन्य जो भी एग्ज़ाम जिनमें करंट अफेयर आता है, और इसमें हम भारत और विश्व वाला घटनाक्रम हम देखने वाले हैं। चूँकि एक वीडियो मैंने और लगाया था 2 घंटे का, जो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है, उसमें अक्टूबर से लेकर मई तक 8 महीने का राजस्थान का करंट अफेयर जो है वो करा चुका हूँ मैं। तो आपको मेरे और भी वीडियोस देखने हैं तो इस पीडीएफ पर आप जैसे यहाँ टच करेंगे इस बटन पे, तो वो वीडियो की प्लेलिस्ट खुल जाएगी। तो आपको और कुछ नहीं करना, यहाँ टच करना, वीडियो की प्लेलिस्ट आ जाएगी, जो आपको देखना हो आप देख लेना। यहाँ पे आप टच करेंगे तो यस गुरु एप्लीकेशन खुल जाएगा, और ये जो पीडीएफ है इसकी, जिसमें 10 पृष्ठ है, इसको आप आराम से प्रिंट करवा सकते हैं। इसी हिसाब से इसको तैयार की है कि आपको जो है प्रिंट में ज़्यादा पेज आपके वेस्टेज नहीं हो। तो 10 पृष्ठ में इसका पूरा जो है इसको समेट लिया है। जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट मुझे लगे, चाहे वो बुकर पुरस्कार हो, चाहे वो खेल से संबंधित कोई घटना हो, कोई नियुक्ति हो, कोई अभ्यास हो, रक्षा संबंधी, सारे इसमें मामले जो है वो आ गए हैं। तो इसकी पीडीएफ आपको यस गुरु एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। पीडीएफ सेक्शन में पीडीएफ बटन पे क्लिक करना, इस वीडियो के नीचे उसका लिंक है। शुरू करते हैं हम यहाँ फ़ोटोज़ और मैप का भी इस्तेमाल करेंगे। तो विश्व परिदृश्य हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर पहले आता है नेपाल। सबसे पहले अपना पुराना पड़ोसी देश है नेपाल, और नेपाल में उठापटक भी चलती रही है। पहले राजतंत्र था, फिर 2008 में वहाँ संविधान बना, लोकतंत्र बना, फिर 15 में एक नया संविधान बना पुनः है, राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी। अब तो नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, आपको मेरे ख्याल से यहाँ लिखा हुआ आराम से दिखाई दे रहा होगा। तो शेर बहादुर देउबा जो है ये भारत की यात्रा पर आए। नेपाल भारत की अगुवाई में शुरू अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, याद होगा आपको 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति दोनों ने मिलकर सौर गठबंधन की घोषणा की थी। अब इसमें सैकड़ों सदस्य बन गए हैं, और उद्देश्य क्या है? सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। सौर ऊर्जा के मामले में राजस्थान तो प्रथम आ ही चुका है पूरे भारत में। राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात आदि कई राज्य हैं जो काफ़ी अग्रणी हैं इसमें। तो अब नेपाल भी इसमें शामिल हो गया है। ISA जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, उसका प्रारंभ 2015 में भारत और फ्रांस ने किया था। नेपाल में रुपे कार्ड की भी शुरुआत हो गई है। आप ये पेमेंट काम में लेते हैं ना ऑनलाइन, उसमें आता है रुपे कार्ड। तो ये जो रुपे कार्ड है, ई भुगतान UPI, तो वो नेपाल में भी शुरू हो गया है, और विश्व के कई देशों में ये प्रणाली चल रही है। ऑस्ट्रेलिया, अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ बताया जाए उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले भारत का नेपाल तो आप अच्छे से परिचित है ही, ये नेपाल वाला इलाका है। ये भूटान अपना पड़ोसी है, चाइना, इधर पाकिस्तान, ये अफ़गानिस्तान, ये बांग्लादेश, ये म्यांमार। और अब हम अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक महाद्वीप भी है और देश भी है। ये है ऑस्ट्रेलिया भारत से, इस हिसाब से ये प्रशांत महासागर है, और ये चाइना है। चाइना की गतिविधियाँ, ये चाइना है, तो चाइना की ये जो गतिविधियाँ हैं, ये जो क्षेत्र है ये इस क्षेत्र में ज़्यादा है। तो अब क्या है कि ऑस्ट्रेलिया भी चाइना से पीड़ित है, परेशान है, और बाकी विश्व के देश भी जो है चाइना की जो अतिक्रमणवादी घटनाएं हैं उनके खिलाफ एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक समझौता किया है, आर्थिक सहयोग और व्यापार का समझौता, तो जिसको इंडस यानी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ECTA पर हस्ताक्षर किए हैं। यह एक द्विपक्षीय आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों की श्रृंखला है, और आपको पता होगा क्वाड में भी शामिल है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। तो ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित प्रमुख फैक्ट था। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन भी हम इसी मैप में देख लेते हैं, आपके ध्यान में रहे। जैसे भारत, और इधर हम चलते हैं अरब कंट्रीज़, ईरान, और ये है यूरोप, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा है, ये है ब्रिटेन, जो कि इधर अटलांटिक महासागर है, और यहाँ ये भूमध्य सागर है। तो
तो ये ब्रिटेन पहले व्यापार इधर से हुआ करता था, अब स्वेज नहर की वजह से व्यापार यहाँ से। तो ये है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की हम बात करें तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। तो ये अभी भारत की यात्रा पर आए थे। और भारत जितने भी प्रधानमंत्री या विदेशी राष्ट्रपति कोई आते हैं तो अक्सर सबसे पहले वो गुजरात जो है मोदी जी ले जाते हैं। तो अब ये सही है या गलत है, ये एक राजनीतिक विश्लेषण का मामला है, मगर गुजरात में जो है अहमदाबाद या गांधी जी का आश्रम आदि से शुरुआत होती है। चाइना के आए तो उनको वहाँ झूला झुलाया, जो ट्रंप आए थे वो भी गुजरात में जो है वो गए थे। और गुजरात में जो मोटेरा है वहाँ तो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है वो भी बन चुका है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अप्रैल में यात्रा पर आए। ध्यान रहे मई का घटनाक्रम में अप्रैल का पूरा आपको यहाँ पे मिलेगा। उन्होंने यात्रा की शुरुआत अहमदाबाद से की और साबरमती आश्रम का दौरा किया। गुजरात में ही हलोल एक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र, जैसे अपने राजस्थान में भिवाड़ी, नीमराना इस प्रकार के हैं वैसे। तो वहाँ पर आपने जेसीबी नाम सुना होगा। जेसीबी कंपनी की नई बुलडोज़र फैक्ट्री लगी है, तो उसका उद्घाटन भी लगे हाथ जॉनसन ने कर दिया। और भारत और ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार समझौते में क्या होता है कि जो आयात निर्यात है उसमें बहुत सारे जो टैक्स है, टेरिफ है, सीमा शुल्क है, वो कम कर दिए जाते हैं। तो इसको जल्द लागू करने पर सहमति बताई। ब्रिटेन ने भारत के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, ये भारत का मिशन है राष्ट्रीय हाइड्रोजन, ताकि जो ऊर्जा है उसमें बात वही है कि कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम निकले और शुद्ध हरित ऊर्जा निकले, हरित ऊर्जा मिले। तो जो गैस है सिलेंडर वाली जो पाइपलाइन में आती है, एलपीजी वगैरह, उनमें भी और अन्य साधनों में भी हाइड्रोजन का इस्तेमाल अब करने की प्लानिंग है। तो ब्रिटेन ने इस मिशन में शामिल होने की इच्छा जाहिर की। साथ ही ब्रिटेन ने भारत के साथ ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप, इनोवेशन का मतलब होता है नई शुरुआत, नवाचार, तो इसमें भी लॉन्च किया है ब्रिटेन और भारत ने। यह टीडीसी फंड अर्थात ट्रिलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मतलब त्रिपक्षीय विकास निगम, उसका एक भाग है। यह प्रणाली चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो चीन क्या कर रहा है, एक बड़ी सड़क बना रहा है पाकिस्तान होते हुए, ईरान होते हुए, वो तो ये उसका तोड़ है। मतलब चीन एक तरह से अपने पड़ोसी देशों पर जो प्रभाव जमा रहा है, तो उसका एक तरह से ये तोड़ है, इसके काट के रूप में देखा जा रहा है। तो जो प्रशांत महासागर है, हिंद प्रशांत महासागर, जो अभी हमने देखा था, पुनः आप देख सकते हैं कि ये जो इलाका आप देख पा रहे हैं, ये पैसिफिक ओशन, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, तो ये वाला इलाका जो है हिंद प्रशांत महासागर, ये तो इसमें क्या है, चाइना की गतिविधियाँ ज़्यादा बढ़ रही है इस क्षेत्र में। तो इस वजह से जो है वो वापस इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप गतिविधियाँ हो रही है। टीडीसी फंड में जापान, भारत, जर्मनी, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन आदि मिलकर काम कर रहे हैं। अमेरिका की हम बात करें, अमेरिका को भी आप सबसे पहले मैप में देख लीजिए, ताकि आपके जो है फ़ोटो में आप देखते हैं तो चीज़ें याद रहती हैं। जैसे ये रूस है, ये एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, ये अमेरिका, आप यहाँ, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिण अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये अमेरिका है, अलास्का भी इसी का भाग है। तो अमेरिका जो है, उनके विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्रियों के बीच में वार्ता हुई, और वर्चुअल मोदी जी और जो बाइडेन के बीच में भी वार्ता हुई। तो अभी जो मुख्य मुद्दा क्या रहता है, रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है, ये एक मुख्य मुद्दा अभी इन दिनों रहता है। तो पहले बात कर लेते हैं फोर्ब्स पत्रिका की। तो अमेरिका की पत्रिका है फोर्ब्स, वो हर साल विश्व के जो अरबपति है उसकी सूची जारी करते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा अरबपति आप जानते ही हैं अमेरिका में है। 2 नंबर पे फिर चीन का नंबर आता है, और 3 नंबर पर भारत का नंबर आता है। तो हम एक तरह से खुश हो सकते हैं कि भारत तीसरे स्थान पे आ चुका है। 1 नंबर विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क है। कंपनी है इसकी एक तो टेस्ला, और एक स्पेस एक्स भी है, कई कंपनियां हैं इनकी। तो ये गाड़ी वगैरह निर्माण के टेस्ला है, एक स्पेस एक्स है जो अंतरिक्ष में एक तरह से ये मान लो नासा की तरह ही है, जो यान वगैरह छोड़ती है अंतरिक्ष में, यात्री पर्यटक के लिए भी भेजे जाते हैं। तो इसकी जो संपत्ति है $219 बिलियन, मिलियन के बाद बिलियन, तो मिलियन मतलब 10 लाख, और बिलियन जो है उसमें कितने 100 मिलियन होते होंगे। तो जेफ बेजोस जो है, इनकी कंपनी है अमेजन, जो आप ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं ना, अमेजन, तो इसके
271, तो यहाँ 271 नहीं 217 या कुछ ऐसे होगा, कोई प्रिंट मिस्टेक हो गया है, इससे कम है 2 नंबर पे। फिर 10 नंबर पे जो है वो है मुकेश अंबानी, भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज $90 बिलियन के साथ में। 11 नंबर पे गौतम अडानी है, इनकी कुछ पॉइंटों में फ़र्क है इनका, तो ये अडानी समूह के हैं। तो 1 से लेकर 10 टॉप 10 में एक भारतीय आ गया है टॉप 10 में, तो ये एक भारत के लिए अच्छी खबर है। 91वें नंबर पे सावित्री जिंदल है, यानी कि सबसे अमीर भारतीय महिलाओं के हिसाब से ये 1 नंबर पे हो गई। और वैसे ओवरऑल 100 की सूची में 91 नंबर पे ग्रुप है इनका जिंदल ग्रुप, और $17 बिलियन के साथ में, तो भारत की सबसे अमीर महिला। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 नंबर का पूछा जा सकता है। एलन मस्क आप जानते होंगे, फिर भी आपको इनकी फ़ोटो दिखा देते हैं। ये है एलन मस्क, क्या कह सकते हैं इनके बारे में, बहुत ऊर्जावान और नवाचार करने वाले। कई कंपनियां जो है इन्होंने खोली है और लगभग सभी में सफलता प्राप्त इन्होंने की है। भारत अमेरिका 2+2 वार्ता, 2+2 का मतलब होता है द्विपक्षीय, मतलब केवल 2 ही देश उसमें होते हैं। कई बार तो क्या होता है कि जैसे कोई सम्मेलन होता है, जैसे मान लो ब्रिक्स का है या फिर G20 है, वहाँ वो ऐसे ही वार्ता करते हैं नॉर्मल। यहाँ पर ये केवल स्पेशल 2 ही लोगों के बीच वार्ता होती है, हम कह सकते हैं कि चला कर आते हैं एक तरह से, ये मान लो आप। तो यह मंत्री स्तरीय चौथी वार्ता थी। चौथी का मतलब इससे पहले 3 बार हो चुकी है, और जिसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भाग लिया। नरेंद्र मोदी और जो बिडेन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके बीच भी एक वर्चुअल सम्मेलन हुआ, और मुख्य मुद्दा क्या था कि भारत जो है वो यूक्रेन के मामले में अमेरिका आदि का साथ दे। और साथ ही साथ अमेरिका ने अब ये भी माना है कि भारत जो है वो सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन होता है तो उसका स्थायी सदस्य बनने के योग्य है, यानी अमेरिका अपना समर्थन इसके लिए कर रहा है। अब बात आ जाए पड़ोसी देश की, पाकिस्तान की। पाकिस्तान में अभी हलचल हुई, उससे आप वाकिफ़ ही है। इमरान खान प्रधानमंत्री चुने गए थे, परंतु अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और बीच में उनको अविश्वास प्रस्ताव से हटा दिया गया। हालांकि ये एक अच्छी खबर रही, कैसे कि लोकतंत्र की मजबूती रही कि पहली बार अविश्वास प्रस्ताव से हटाया है, नहीं तो आपको पता है क्या होता है, सीधा तख्ता पलट होता है, तो लोकतंत्र की हत्या ही हो जाती है। तो कम से कम यहाँ लोकतंत्र की जो है रक्षा तो की गई। तो अब वहाँ कौन बने हैं, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री जो है वो बने हैं। और ये कौन है, आपका नाम सुना सुनाया लग रहा होगा, नवाज शरीफ। अटल बिहारी वाजपेयी अपने भारत में थे उस समय, वो वहाँ के एक तरह से समकालीन हम कह सकते हैं। तो नवाज शरीफ के ये भाई है और उम्र है इनकी 70 साल, कोई नौजवान नहीं है, बुजुर्गी है। पार्टी का नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। इतिहास में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता परिवर्तन हुआ, नहीं तो मैंने आपको बताया वही तरीका वहाँ होता है सत्ता परिवर्तन का। तो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी 4 साल रह गए हैं, अगस्त 2018 से अप्रैल 2022 तक, पूरा 4 साल नहीं कर पाए। अब वो रैलियाँ वगैरह कर रहे हैं, त्यागपत्र उनको देना पड़ा। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की स्थिति अभी हालत ख़राब है, बहुत नाजुक है, पतली हालत है। जिन जिन लोगों ने चीन से ऋण लिया ना, उनकी हालत नाजुक ही है, जिन पड़ोसी देशों ने। तो श्रीलंका ने क्या हुआ कि वहाँ पे जैविक कृषि को लेकर कुछ अनुप्रयोग किए गए और वो फेल हो गए। इस वजह से वह अचानक जो है आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उसकी हालत ये हो गई है कि उसके पास विदेशी मुद्रा नहीं है, पेट्रोल वगैरह खरीदने के पैसे नहीं है, ईंधन खरीदने के। तो भारत ने उसको पड़ोसी होने के नाते, बड़ा भाई होने के नाते जो है उसको ऋण जो है वो लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो दी है। कितनी, $50 करोड़ का ऋण जो है वो दिया है, और अलग अलग प्रकार से एक जगह 1 अरब का भी जो है वो कहीं पड़ा था। तो श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा है। स्वीडन की बात करें, यूरोपीय देश है, यहाँ की एक संस्था है शिफरी। वह क्या करती है, रिपोर्ट जारी करती है, जैसे फोर्ब्स पत्रिका है उसी प्रकार से शिफरी संस्था है। किसकी, कि रक्षा बजट पर कितना खर्च किया जा रहा है। तो पिछले साल की बात करें तो जो रक्षा बजट है, यानी जो कुल बजट है, उसमें से कितना हिस्सा रक्षा के ऊपर, आर्मी पर, हथियारों पर, सुरक्षा के लिए खर्च किया जा रहा है। तो आपको मालूम ही है कि सबसे ज़्यादा तो अमेरिका है, उसी की सेना सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, $801 अरब। बोलो $800 अरब आप मान लो, और यहाँ फिर कम होता जाएगा, फिर 200, फिर 100 के अंदर ही, इस प्रकार से। तो 2 नंबर के ऊपर चीन है जो इसका लगभग चौथा ही है, फिर भारत है, फिर ब्रिटेन है और फिर रूस है। यहाँ ये हम जो है यहाँ पे सोच के थोड़ा गर्व कर सकते हैं
कि भारत रूस और ब्रिटेन से भी ज़्यादा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो रक्षा के ऊपर भी इतना बजट खर्च करता है। तो इससे ये अनुमान भी आप लगा सकते हैं कि भारत की सेना भी जो है अगर जितना ज़्यादा खर्च होगा तो उतनी आधुनिक और तकनीक से युक्त होगी और उतनी मजबूत भी होगी। मालदीव, मालदीव भी अपना एक छोटा सा पड़ोसी देश है। कहाँ पर, कुछ विद्यार्थियों को अगर ध्यान में नहीं हो तो आपको मालदीव का भी जो है वो दिखा देते हैं। मालदीव अपने, जैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं, ये श्रीलंका जो है, इसमें श्रीलंका से थोड़ा सा नीचे की तरफ है मालदीव। श्रीलंका से थोड़ा नीचे इस साइड में छोटे छोटे एक से द्वीपों के रूप में देश है और ज़्यादा आबादी भी नहीं है वहाँ की। तो मालदीव जो है उसके साथ में भारत ने अक्षय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा का मतलब जो ऊर्जा नष्ट नहीं हो, नवीकरणीय हो, यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि, तो इसके मामले में समझौता किया है। और मोदी जी ने अभी जो COP26 हुआ था और जो G20 का सम्मेलन हुआ था, वहाँ पे एक नारा दिया था, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, यानी एक विश्व एक सूर्य तो एक ही प्रणाली। मतलब कि सूर्य जो है वो ही अब इस पृथ्वी की रक्षा कर सकता है ग्लोबल वार्मिंग में। सौर ऊर्जा का जो विकल्प है उसका वो ही एक समाधान है जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए। चीन जो है ये कुछ न कुछ करता ही रहता है, कोई स्पेशल। तो जैसे दुनिया का सबसे बड़ा 100% इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज चीन ने जो है वो विकसित किया है, यानी बिजली से चलने वाला समुद्री जो जहाज है वो विकसित किया है। जो यांगटीसी क्यांग, आपने पढ़ा है ना, रिवर नदी, यांगटीसी क्यांग एशिया की सबसे बड़ी नदी है। तो हवांग हो पिली नदी और यांगटीसी क्यांग सबसे लंबी नदी, तो उसका नाम रखा है यांगसी रिवर 3 गोरजेज 1। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे भी RS परी में पूछा गया था, अभी और एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। चाइना का कोई यान का नाम, कोई उपग्रह का नाम, कोई अभियान का नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप थोड़ा ध्यान में रखें। इक्वाडोर, इक्वाडोर दक्षिणी अमेरिका का देश है, आपको देख लेते हैं, यहाँ मिल जाता है। तो इक्वाडोर जो है हमें मिलेगा दक्षिणी अमेरिका। तो हालांकि यहाँ आपको एक ये अनुमान लग जाएगा कि ब्राज़ील और अर्जेंटीना, चिली, तो इन्हीं देशों के बीच में यहाँ इक्वाडोर है दक्षिणी अमेरिका में। तो दक्षिणी अमेरिका का देश है जहाँ पर वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने का निर्णय लिया गया है। मतलब वहाँ पर एक व्यक्ति ने जंगल से लाकर बंदर को पाला, कई सालों तक उसको अपने पास रखा, उसको पालतू रखा, मगर फिर भी सरकार ने कानून बनाने के बाद में उसे वो बंदर छीन के वापस जंगल में छोड़ दिया। तो यहाँ पर वन्य जीवों को भी कानूनी अधिकार, जैसे पुरुष इंसानों का होता है, मनुष्यों का, वैसे। रूस, अब रूस का तो आप समाचारों में सुनते पढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ घटना अभी युद्ध के मामले में कि रूस की जो सेना है वो धीमी पड़ गई, पीछे हट गए, पीछे तो नहीं मतलब मुंह तोड़ जवाब जो है वो यूक्रेन दे रहा है, ऐसी घटनाएं चल रही हैं। तो मॉस्कोवा क्या था, रूस का एक विशाल क्रूजर युद्धपोत था। युद्धपोत का मतलब होता है समुद्र में रहने वाला बहुत बड़ा एक तरह से जहाज, जिसके ऊपर हवाई जहाज़ें भी रहती है जिनको छोड़ा जा सकता है, बहुत सारा हथियार, साजो सामान और कई जो वर्ग मीटर में ये फैला हुआ होता है। तो ये बहुत शक्तिशाली युद्धपोत था। तो यूक्रेन के द्वारा मिसाइल डाली गई। अब आप भी ये सोचते होंगे कि यूक्रेन एक छोटा सा देश है और इसके पास में इतनी मिसाइलें वगैरह कहाँ से आ गई। तो ये क्या है कि जो नाटो की जो देश है ना, वो चोरी छिपे यूक्रेन को हथियार, आर्थिक मदद, तकनीक, हथियार की बजाय सबसे ज़्यादा है अमेरिका तकनीक दे रहा है कि सटीक निशाना लगाना है। तो टेक्नोलॉजी जो है ना वो अमेरिका प्रोवाइड करवा रहा है अंदरूनी रूप से। तो क्षतिग्रस्त करके डुबो दिया, तो पूरे विश्व के लिए एक चर्चा का विषय रहा और रूस के लिए चिंता का विषय रहा। तो अभी हमने पढ़ा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, एक बार पुनः देखें इसको। तो यहाँ पे क्या है कि इस 1-1.5 घंटे के वीडियो में आपके 1 महीने का पूरा करंट अफेयर क्लियर हो जाएगा। वीडियो का आप ध्यान से सुन लो, देख लो और फिर इसकी जो PDF उसका प्रिंट करवा लेना। नोट करना चाहो तो 10 पृष्ठ नोट कर लेना, जैसा आपको ठीक लगे। नेपाल के प्रधानमंत्री भारत आए, ISA में मिल गए हैं, रुपए कार्ड शुरू हो गया है। पूछा जा सकता है कौन से पड़ोसी देश ने। ऑस्ट्रेलिया के साथ में भारत ने एक आर्थिक समझौता किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत आए, अहमदाबाद गए और JCB का वो उद्घाटन किया वगैरह वगैरह। और भारत जो है TDC फंड में भी शामिल हो गया है। और उसके अलावा हम बात करें अमेरिका,
तो अमेरिका की पत्रिका है फोर्ब्स, तो विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति है वो एलन मस्क है, 10वें नंबर पे मुकेश अंबानी है, 11 पे गौतम अडानी है, और भारत की जो महिला है जिंदल, सावित्री जिंदल, वो 91वें नंबर पे हैं विश्व में, और भारत में पहले स्थान पर। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता हुई, पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हो गया है, शहबाज शरीफ वहाँ के बन चुके हैं। श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा है। सबसे ज़्यादा बजट खर्च करने के मामले में भारत चीन के बाद, अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है। और मालदीव के साथ में ऊर्जा समझौता हुआ है। चीन ये इलेक्ट्रिक जहाज़ बनाया है, और इक्वाडोर में कानूनी अधिकार दे दिया गया है वन्य जीवों को, और मॉस्को वाला इतना कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब है राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा इसमें मुख्य स्रोत रहा है मेरा क्रोनोलॉजी, उसके अलावा इसको अपडेट किए हैं मैंने नोट्स से। जैसे मान लो आज ही बुकर पुरस्कार, जैसे इसमें लिखा हुआ था कि शॉर्ट लिस्ट हुई है उनकी वो किताब, जो है कुछ नाम रेत की समाधि ऐसा कुछ नाम है, तो उसको आज बुकर पुरस्कार मिल चुका है। न्यूज़ में पढ़ा तो यहाँ अपडेट कर दिया है मैंने। तो असम और मेघालय की सीमा विवाद, राष्ट्रीय घटनाक्रम हम देख रहे हैं। तो पहले हम इसका मैप देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम में असम और मेघालय इनके बीच में सीमा विवाद है। तो थोड़ा मैप में देख लेते हैं कि असम और मेघालय जो है कहाँ है और इतनी क्या इनमें सीमा का विवाद जो है वो है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो ब्लू कलर में है ये है असम और ये है मेघालय। तो सीमा विवाद देखो पड़ोस में है तो हो ही जाता है राज्यों में। मेघालय की आप जानकारी ध्यान में है ही, सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वर्षा होती है यहाँ पे वर्षा। तो ये है मासिनराम, विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान। तो आसाम और मेघालय के बीच में पड़ोसी देशों से कईयों से इसका सीमा विवाद है, लंबे समय से चल रहा है। इन दोनों के बीच में जो था उसको भी सुलझा दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह खुद वहाँ गए और दोनों मुख्यमंत्रियों को बिठाया, कभी लड़ाई जो है ना उसको बंद करो, ये आपस में लड़ना, ठीक है, और फिर समझौता करवा दिया। तो असम और मेघालय के मध्य लंबे समय से ये चल रहा था और अमित शाह की उपस्थिति से समझौता हुआ है। असम के मुख्यमंत्री है हेमंत विश्व शर्मा और मेघालय के मुख्यमंत्री है कोनराड के संगमा, ठीक है। अब है नीति आयोग। नीति आयोग जो क्या है कि कुछ न कुछ रैंक वगैरह जारी करता रहता है ऊर्जा को लेकर। जो राज्य अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं ना, सुशासन, ऊर्जा, जलवायु के मामले में आदि के मामले में, तो इसने ऊर्जा और जलवायु सूचकांक जारी किया है, जिसमें बड़े राज्यों में पहला स्थान गुजरात का आया है और छोटे राज्यों में पहला स्थान गोवा का आया है। मतलब बड़े राज्य छोटे राज्य से सूची इसने जारी की। प्रधानमंत्री म्यूजियम, अब प्रधानमंत्रियों का भी म्यूजियम जो है वो मोदी जी ने इसकी घोषणा की है। प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है। कुछ मात्रा में हो सकता है कि इनके कुछ जो मेमोरीज है वो तो पहले मौजूद थी, पर अब इसको एक नया अपडेट करके और एक तरह से आधुनिक डिजिटल जो है ना वो इसको किया जाएगा। तो इस म्यूजियम में देश के जो पूर्व 14 प्रधानमंत्री जो रह चुके हैं भारत के, उनका पूरा जीवन यात्रा, उनके कार्य, उनको दर्शाया जाएगा। 40 से अधिक इसमें गैलरी होगी, 4000 से ज़्यादा लोग एक साथ घूम सकते हैं। और इसको पूरा जो डिजिटल है, टच स्क्रीन वगैरह, और बीच में जो भी टेक्नोलॉजी काम में ली जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, वो सब इसमें होगी। वायुसेना, भारतीय वायुसेना ने IIT मद्रास इसके साथ में एक समझौता किया है कि भाई जो हथियार है, तो जो हथियार है तो उसको रख रखाव के लिए कुछ स्वदेशी समाधान जो है वो ढूंढो। तो IIT के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस मामले में एक्सपर्ट होते हैं, तो कुछ ना कुछ वो इस पर करेंगे। हनुमान जी की प्रतिमा, मोदी जी ने हनुमान जी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा गुजरात के मोरबी में लगाई है। 108 फीट ऊंची प्रतिमा है ये, और भारत के चारों दिशाओं में जो है 4 प्रतिमाएं लगाई जा रही है। जैसे शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी ना, उस तरह से। जामनगर गुजरात, ये स्थान भी प्रसिद्ध है जामनगर। यहाँ पर मोदी जी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, ग्लोबल यानी पूरा वैश्विक, ट्रेडिशनल मेडिसिन परंपरागत चिकित्सा, यानी भारत में जो परंपरागत चिकित्सा है जिसमें आयुर्वेद है, पंचकर्म है,
और भी जो देसी है जड़ी बूटियाँ हैं, तो उनके ऊपर पूरी तरह से रिसर्च जो है वो किया जाएगा, उन चिकित्साओं को जो है बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये इसके लिए WHO के साथ में एक समझौता किया गया। WHO खुद इसको, मतलब WHO का लोगो इसमें है। तो इस अवसर पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ और WHO के जो महानिदेशक है डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेसस, वो खुद आए और इस कार्य की जो है पूरे विश्व में चर्चा रही। यह विश्व का पहला और एकमात्र वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा का केंद्र है। यानी एलोपैथी वगैरह पर तो आधुनिक चिकित्सा में तो बहुत सारे अनुसंधान हो रहे हैं, पारंपरिक चिकित्सा को वापस जो है विश्व पटल पर लाने का प्रयास इसमें किया गया है। जामनगर और भी चीज़ के लिए जाना जाता है। आज़ादी के बाद यहाँ पर पहली आयुर्वेद यूनिवर्सिटी भी स्थापित हुई थी, आज़ादी के बाद कुछ सालों बाद। तो उसी जामनगर में अब ये हुआ है। गुजरात में स्थान है दाहोद। दाहोद आप NH पढ़ते हैं तब आप पढ़ते हैं ना, इसमें दाहोद का नाम आता है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री ने आदिवासी महासम्मेलन में भाग लिया। आप कमेंट करके बता देना आपको क्लियर दिख रहा ना, नहीं अगले वीडियो में थोड़े फ़ॉन्ट और बड़े करें, अगर आपको साफ दिख रहा है तो आप बता देना। तो 22,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं लागू की, और जिसमें इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, यानी अब जो इलेक्ट्रिक ट्रेनें हैं उनके इंजन, उनके डब्बे वगैरह बनेंगे। तो 20,000 करोड़ की तो अकेली है। उसके अलावा जैविक खाद, डेयरी, बायोगैस, गोबर गैस, इनके संयंत्र दाहोद में और अन्य इलाकों में स्थापित किए जाएंगे। मेघालय, अभी हमने पढ़ा था ना असम और मेघालय सीमा विवाद। तो मेघालय पर क्या है, खास बात यह है कि यहाँ पर नदियों जो है, नदियाँ खूब है यहाँ, और बारिश वर्षा खूब होती है, और पेड़ पौधे भी खूब है। तो कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं कि उनकी जड़ें जो है, जैसे बरगद के आप देखते हैं कि जड़ें नीचे लटकती हैं, तो वैसे यहाँ पे उन पेड़ों को शुरू से क्या गूंथ देते हैं जड़ों को, और उनका पुल बन जाता है। तो मेघालय में पेड़ों की जड़ों से पुल बनाए जाते हैं। तो इसके लिए मेघालय को लिविंग रूट ब्रिज, ब्रिज का मतलब पुल हो गया, लिविंग रूट यानी जो जड़ें हैं उनसे पुल बनाया जाता है। हालांकि और भी पूर्वोत्तर राज्यों में बनता है, मगर मेघालय का विशेष उल्लेख यहाँ पे हुआ है। ये इम्पोर्टेंट है। सिंकुला दर्रा, सिंकुला आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, जैसे सिंकुला, इसमें आप लद्दाख और हिमाचल, तो सिंकुला हिला, ऐसे आप ट्रिक याद रख सकते हैं। कुछ बीच बीच में ट्रिक भी अब आगे आपको बताएंगे। तो जैसे ड्राइकुला ऐसे होता है ना, नाम सुना हुआ ऐसे। तो सिंकुला दर्रा है, दर्रा का मतलब पहाड़ी इलाका होता है जहाँ पे बीच में से एक रास्ता सा होता है, उसे दर्रा कहते हैं। पहाड़ियों के बीच में जाने का रास्ता, मान लीजिए पहाड़ी है और फिर ये पहाड़ी है, तो ये जो बीच का जो रह गया है रास्ता दर्रा हो गया। तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, इनको आपस में जोड़ने के लिए ये सिंकुला दर्रा है। इसमें विश्व की सबसे ऊंची टनल, मतलब एक सुरंग बनाई जा रही है। तो ये अभी निर्माणाधीन है, पर टनल होती क्या है तो आपको थोड़ा दिखा देते हैं इसका टनल का दृश्य। जैसे मान लीजिए ये एक टनल है, टनल में जैसे आप देख पा रहे हैं कि पहाड़ी है, और पहाड़ी को काट कर गुफाएं बनाई गई है, और ये ट्रेन की पटरी है, मतलब इसके अंदर से ट्रेन गुजरेगी। तो सबसे ऊंचाई पर स्थित, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित बनने वाली जो है, हालांकि ये वो नहीं है, ये कोई दूसरी है। तो वो जो टनल है वो बनेगी सिंकुला दर्रे पर। अगली हम बात करें, जैसे यहाँ ये डॉट लगा है, आपको पता चल जाएगा ये फैक्ट अलग है, मतलब ये फैक्ट अलग था, ये अलग है। जैसे ये जो इस चिन्ह से आपको फैक्ट का पता लग जाएगा कि हेडलाइन है एक तरह से। अफस्पा कानून, अफस्पा कानून जो है ना वो क्या है, सशस्त्र बल यानी आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल प्रोटेक्शन, तो विशेष अधिकार अधिनियम, ए मतलब एक्ट। तो अफस्पा जो है, जो पूर्वोत्तर राज्य है जैसे नागालैंड है, मणिपुर है आदि में लागू है ये। तो इसका विरोध वहाँ स्थानीय जो लोकल जनता है वो करती है कि यहाँ पर आर्मी को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। अगला फैक्ट है, नौसेना प्रमुख नए बन गए हैं एडमिरल आर हरिकुमार। ठीक है, ध्यान रखना इनको। अब देखते हैं अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी। इससे पहले जो देखा उसको रिवीजन कर लें, ताकि आपके दिमाग में जो बिखरे हुए फैक्ट है वो इकट्ठे हो जाएं। 2 राज्यों में सीमा विवाद चल रहा था पूर्वोत्तर में, असम और मेघालय, उसको सुलझा दिया गया है। नीति आयोग रैंक जारी करता है, गुजरात और गोवा दोनों में जीजी है। ठीक है, तो जीजी जो है वो हमेशा फर्स्ट आती है। प्रधानमंत्री म्यूजियम बनाया जा रहा है दिल्ली में, और वायुसेना IIT मद्रास के साथ में समझौता किया। हनुमान जी की प्रतिमा मोरबी में लगेगी, मोरबी, इसकी ट्रिक आप ऐसे याद रख सकते हैं
कि मोर बी की बजाय आप इसे याद रख लो मोर भी, यानी हनुमान जी की बहुत ऊंची प्रतिमा है, तो आप ये मान के चलो कि बहुत ऊंची प्रतिमा है, तो वहाँ पर मोर भी नहीं पहुँच पाएंगे उड़कर। तो एक ट्रिक याद रह जाएगी आपको कि मोर भी हनुमान जी, ऐसे ट्रिक से आप। जामनगर, तो जामनगर में क्या है कि एक पूरा विश्व का एक ग्लोबल सेंटर बन रहा है, तो परंपरागत चिकित्सा के लिए इतनी भीड़ हो जाएगी कि वहाँ पे जाम लग जाएगा। ठीक है, ऐसे आप ट्रिक से याद रख सकते हो बनाकर। यहाँ पे दाहोद, तो यहाँ पर कई परियोजनाएं जो है वो हुई। मेघालय नदियों वाला सिंकुला, तो सिंकोला से हिला, ऐसे कोई भी आप ट्रिक ऐसे बना के याद रख सकते हो। और अब है अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी। रूस जो है, रूस हथियारों के मामले में तो विश्व में अग्रणी है ही, और भारत बड़ी मात्रा में रूस से हथियार लेता रहा है। तो यहाँ पर एक नई मिसाइल RS-28 सरमत, ये रूस ने इसका सफल परीक्षण किया है। मारक क्षमता बड़ी खतरनाक है, 18,000 किलोमीटर। 18,000 किलोमीटर का मतलब अब आप सोच लो कि भारत की जो पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है वो है 32-14, यानी कि लगभग 3,000 से ज़्यादा किलोमीटर। तो ये 18,000 किलोमीटर अब आप सोच लो कि रूस से देश, विश्व के किसी भी देश के ऊपर हमला किया जा सकता है। तो परमाणु संपन्न है, परमाणु हथियार अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक, यानी इंटरकंटिनेंटल। अंतर महाद्वीपीय का मतलब हो गया कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जा सके, उसे कहते हैं अंतर महाद्वीपीय। तो अब जैसे मान लीजिए कि 18,000 किलोमीटर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया जाए एक गोले के बाहर, तो वो 40,000 किलोमीटर है। तो 18,000 में अब रूस से अमेरिका, मेन टारगेट किसका रहता है? ये देश तो इतना है नहीं, प्रतिद्वंदी रूस का अमेरिका ही है मुख्यतः। तो अमेरिका को डराने के लिए कि 18,000 पूरा हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये किया है। इसकी गति 20 मेक यानी 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटे में 25,000, मतलब एक घंटे में ये, एक घंटे से पहले पूर्ण घंटे में ये पहुंच जाएगी। चीन ने भी एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह छोड़ा है। पहले हमने वो पढ़ा था चीन का वो इलेक्ट्रिक जहाज़, ये उपग्रह का नाम है गाओफेन 303 गाओफेन। पिक्सल क्या है? पिक्सल वैसे तो हम काम में लेते हैं ना कई बार, जैसे कि कोई कैमरा वगैरह होता है तो उसमें काम में आते हैं पिक्सल। भारतीय अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप कंपनी है ये, जैसे एलन मस्क की है ना वो SpaceX, वैसे ही ये भारतीय कंपनी है पिक्सल। तो ये इसने भी अपना एक पहला उपग्रह एलन मस्क की SpaceX कंपनी के द्वारा ही भिजवाया है। तो इसका एक अच्छा प्रयोग है, पहला प्रयोग है ये। इस उपग्रह का नाम रखा है पिक्चर LTD-2 या शकुंतला, ये इसका नाम रखा है। अब आते हैं चेतक के ऊपर। चेतक क्या है? तो चेतक वैसे तो महाराणा प्रताप का घोड़ा था, मगर यह भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर है जिसने 60 वर्ष जो है पूरे कर लिए हैं। ये फ्रांस की तकनीक पर आधारित था। तो चेतक और पिनाका क्या है? यह मिसाइल प्रणाली है। मिसाइल प्रणाली का मतलब एक तो खुद मिसाइल होती है, एक मिसाइल सिस्टम होता है जिसमें एक साथ कई मिसाइलों को दागा जा सके। जैसे S-400 रूस की एक मिसाइल प्रणाली है जो तकनीक भारत को दी गई है। तो वैसे पिनाका है, तो इसमें एक साथ 24 रॉकेट और 44 सेकंड में 12 रॉकेट को दागा जा सकता है। यानी एक साथ ही आप सोचिए कि 12 रॉकेट निकले ऐसे, तो दुश्मन का जो है वो क्या हाल हो जाए। तो पोखरण फायरिंग रेंज जो है अपने जैसलमेर में, वहाँ पर इसका परीक्षण किया गया। वागशीर INS इंडियन नेवल सर्विसेज, तो ये वो पनडुब्बियाँ जो है उनका नाम INS के नाम से शुरुआत होती है। तो भारतीय नौसेना में कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी है, इनकी कोई श्रेणी है कलवरी। तो यह 221 फीट लंबी। अब ये आपको यहाँ याद नहीं रखने परीक्षा में कि वे ऑप्शन आ गया कितने फीट, 221, 225, ऐसा नहीं आएगा। ये जानकारी के लिए आप कल्पना करो कि 200 फीट लंबी और 40 फीट ऊंची, तो आपको एक इसकी विशालता का अनुमान लगेगा। और समुद्र में 350 फीट की गहराई के अंदर जाकर ये रह सकती है। तो 350 फीट नीचे गहराई में जाती, तो आप सोचो ऊपर पानी का कितना दबाव होता है, पर वो सब ये सहन कर लेती है। और पानी के अंदर भी 50 दिनों तक पानी के अंदर, जैसे वो मछलियाँ रहती है ना वैसे, तभी तो उसका नाम है पनडुब्बी, मतलब पानी के अंदर डूबी हुई है ये, तो ये रह सकती है। इसका निर्माण अपने स्वदेशी है ये, मुंबई में मझगांव डकयार्ड गोदी बोलते हैं उसको, वहाँ किया गया है। अन्य पनडुब्बियों की बात करें तो जैसे INS कलवरी,
INS खंडेरी, INS वेला। तो ये आप नाम याद रखना, कलवरी, खंडेरी, वेला, ये क्या है? हेलिना। तो पहले आपको इनकी तस्वीरें दिखा देते हैं कि जैसे ये क्या क्या है। ये आप देख पा रहे हैं कि वो चेतक हेलीकॉप्टर है जिसने 50 साल पूरे कर लिए। और ये जो है वो हेलिना है। हेलिना क्या है? हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली मिसाइल, एक नाग मिसाइल है। तो नाग क्या है? जैसे टैंक है, तो टैंक आते हैं सेना के, तो उनको रोकने का और कोई तरीका नहीं होता है, तो टैंक को मिसाइल से उड़ाया जा सकता है। तो उस मिसाइल का नाम था नाग। अब उसी नाग, वो ज़मीन से ज़मीन पर थी, अब उसी का जो हवाई जो वर्जन है तो वो है हेलिना। मतलब हेलीकॉप्टर से नाग, ना मतलब नाग, हेलिना, हेलीकॉप्टर से उसको दागा जा सकता है। और ये टारगेटेड होती है, मतलब इसमें जब टारगेट फिक्स कर दिया जाता है तो ये कैसे भी मुड़ सकती है, ऐसे बाएं दाएं। जैसे मान लो टैंक भाग रहा है, इधर मोड़ लिया उधर मोड़ लिया, तो छोड़ेगी नहीं उसको। उसमें टारगेट फिट कर दिया, इमेजिंग लगा दी, तो टैंक चाहे कहीं भी मुड़े उसको जाके तबाह कर देगी। तो ये हेलिना है। और इसी प्रकार से ये आप हेलिना की फ़ोटो देख सकते हैं। वो हेलीकॉप्टर से समझाया हुआ था और ये वो मिसाइल का जो है वो दृश्य है। और ये वो पिनाका प्रणाली है। पिनाका में क्या होता है कि जैसे एक साथ, ये अब आपको ऐसे लग रहा है देखने में जैसे कोई स्केच पेन हो, है ना? स्केच पेन नहीं है, ये दुश्मन को हिला देने वाली खतरनाक चीज़ है मिसाइल। तो ये पिनाका प्रणाली में देखो 1 2 3 4 5 6 6 12, 12 और 12 24। तो अभी हमने पढ़ा था ना कि वो कितने सेकंड में जो है वो 12 रॉकेट और कुल 24 रॉकेट जो है वो दागे जा सकते हैं। तो ये इनका प्रदर्शन अक्सर जो परेड होती है 26 जनवरी 15 अगस्त उस पर किया जाता है। तो ये पिनाका प्रणाली है। और ये वो है पनडुब्बी जिसकी अब हमने चर्चा की थी, पनडुब्बी। ठीक है, तो इसमें जैसे वाघ शीर कलवरी श्रेणी की, तो ये आप देख सकते हैं पनडुब्बी है। ये समुद्र के अंदर रह सकती है। कितनी विशाल का यहाँ पे आपको लग रही है, 200 मीटर की अभी हमने बात की थी, 200 से ज़्यादा। तो ये वो पनडुब्बी है। तो इन चित्रों को देखने से क्या है कि आपके दिमाग में चीज़ें जो है वो स्थायी रहेगी। तो हेलिना, INS वाघशीर, ठीक है, पिनाका, चेतक, तो ये सब चीज़ें हमने चित्रों से देखने से क्या थोड़ा स्थायी रहेगा। यह हेलीकॉप्टर से लॉन्च होने वाली टैंक रोधी, मतलब टैंक को नष्ट करने वाली मिसाइल है ये। इसमें लद्दाख में ध्रुव हेलीकॉप्टर से परीक्षण किया गया। ध्रुव भी ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया जाता है। ध्रुव एक स्वदेशी, भारत में बना हुआ स्वदेशी जो है वो हेलीकॉप्टर है। और नाग एक मिसाइल है, नाग जो टैंक, एंटी टैंक मिसाइल है। आप इसे ट्रिक से याद रख सकते हो कि जैसे ये टैंक आ रहा है चला हुआ, ठीक है, टैंक आ रहा है और ये सामने जैसे ऐसे उसके नाग बैठ गया, मतलब सांप बैठ गया, तो ऐसे आप ट्रिक से याद रख सकते, नाग टैंक को रोक देगा। तो नाग टैंक विरोधी है। अब इसी नाग को मान लो ऊपर से छोड़ा जाए हेलीकॉप्टर से, तो वो हो गई हेलिना। तो ऐसे आप ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। नाम भी इसका इसी वजह से पड़ा हुआ है, हेलिना। अब आते हैं आर्थिक परिदृश्य पे। तो पहले इसको रिवीजन कर लें थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं था ये। रूस ने ये मिसाइल का परीक्षण किया है। पिक्सल याद रख लेना, चीन वाला कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चेतक हेलीकॉप्टर, पिनाका मिसाइल प्रणाली, 24 रॉकेट, 44 सेकंड में 12, और वाघशीर पनडुब्बी, हेलिना एंटी टैंक मिसाइल। अब हम देखते हैं आर्थिक परिदृश्य। तो आर्थिक परिदृश्य में जो है ये बैंक वगैरह इसी टाइप की चीज़ें आएगी। तो एशियाई विकास बैंक, इसको शॉर्ट में कहते हैं ADB। कई बार पूछ लिया जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। मुख्यालय मनीला में। और मनीला कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी है, फिलीपींस। तो ये क्या है कि अब जैसे भारत की विकास दर कितनी रहेगी, ठीक है, तो अब इसकी चिंता विश्व को भी रहती है। विश्व बैंक कहेगी, ये बैंक कहेगी, सब अलग अलग अनुमान लगाते हैं। तो कई बार पूछ लिया जाता है, वैसे इसको ज़्यादा याद रखने की टेंशन नहीं है, कि 7.5 का अनुमान लगाया है। जबकि IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मुद्रा कोष, उसने कहा है कि जो सकल घरेलू उत्पाद है, GDP है, उसकी वृद्धि दर 8.2 रहेगी। RBI है अपनी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये करिए 7.2 रहेगी, ठीक है। और विश्व बैंक जो है वो विश्व का अनुमान लगा रही है कि पूरे विश्व का जो GDP है
पूरे विश्व की जो ग्रोथ रेट है, यानी पिछले साल मान लो जितना उत्पादन हुआ उसका 3%, 3.2% इस बार बढ़कर होगा। तो ये विश्व के और भारत के कुछ अनुमान। भारत में गरीबी की बात करें तो विश्व बैंक की ही रिपोर्ट है कि भारत में गरीबी वर्तमान में कम हुई है। 2011 से लेकर 19 तक की बात करें तो काफ़ी इसमें गिरावट आई है, जैसे 12% की कमी आ गई है। तो कमी आने के बाद में ये लगभग 10 के आसपास कुछ हो गई है। तो ऐसा विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है। 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी और वो ब्रेटन वुड्स की जुड़वां संतान, और 189 सदस्य इसके हैं। मुख्यालय वाशिंगटन अमेरिका में है। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है वो है डेविड रॉबर्ट मालपास। तो देखो, जिसके पास में माल है, मतलब माल है, मनी है, तो नाम से पता चल रहा है विश्व बैंक पूरे विश्व की बैंक है, माल उसके पास में है। नीति आयोग ने इलेक्ट्रिक वाहनों में, अब देखो इलेक्ट्रिक वाहन तो चल रहे हैं और आप में से भी अगर किसी के पास है तो कमेंट करके बताना, स्कूटी आ गई है, स्कूटर आ गए हैं। पर दिन में एक समस्या है बैटरी वाली कि आप कहीं गए और बैटरी चार्ज नहीं है, तो वहाँ पेट्रोल पंप की जगह वो पंप होंगे, वहाँ वो लगाओ प्लग और चार्ज करो, तो उसमें टाइम लगता है मान लो। तो एक ऑप्शन आ जाए कि आप वहाँ गए, आपने अपनी डिस बैटरी वहाँ निकाली और वहाँ से सीधी चार्ज बैटरी डलवाई, उठाई, रखी, अंदर डाली, रवाना। तो ये जो है नीति आयोग कह रहा है कि बैटरी स्वैपिंग नीति, मतलब डिस्चार्ज बैटरी के स्थान पर चार्ज बैटरी लेने के पॉइंट, मतलब एक तरह से पेट्रोल पंप की तरह वो पॉइंट हो, तो वो लगाए जाएंगे, ऐसा कुछ विचार चल रहा है। ट्विटर तो आप अच्छे से जानते हैं, आपका खुद का भी होगा ट्वीट अकाउंट। तो ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और ज़्यादातर जो बड़े नेता है, वीआईपी लोग हैं, उनको अपनी बात करनी होती है तो फिर वो व्हाट्सएप पे या ऐसे तो कहेंगे नहीं पब्लिक के सामने, फेसबुक पे भी कहते हैं, पर उससे भी ज़्यादा बढ़िया तरीका है ट्विटर। इसमें अपना कमेंट करके छोड़ देते हैं। तो कई तो आग लगा के छोड़ते हैं, कई अपनी बात कहते हैं। तो ट्विटर पर जो है एक प्लेटफॉर्म है और अब टेस्ला का मालिक जो है एलन मस्क, अभी हमने फ़ोटो देखी थी, उसने इसको ख़रीद लिया है 44 अरब डॉलर में। मुझे याद आ रहा है 2013 या 14 के आसपास फेसबुक ने भी व्हाट्सएप को ख़रीदा था, वो सौदा हुआ था 19 अरब डॉलर में, और ये उसका दोगुना ही मान लो, दोगुने से ज़्यादा। और आज व्हाट्सएप का भी देख लो ना, उस समय उसके यूज़र कम ही थे, करोड़ों में थे, अब अरबों में हो गए। भारत और चीन के बाद सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। देखो भारत जो है विश्व में सबसे ज़्यादा सोना जो है गोल्ड, उसका उपभोक्ता और आयात करता है चीन। 2 नंबर पे है भारत, जो सबसे बड़ा इसका उपयोग करता है, कि भारत के लोगों को गोल्ड पसंद है, विशेषकर महिलाओं को। उसके अलावा जैसे गोल्ड को हम रखते भी हैं, शादी ब्याह में काम में लेते हैं, तो और भी जैसे कुछ भी रहा हो, तो भारत में जो है उपभोक्ता भी है इसका और आयात भी हम करते हैं। अब बात आती है पुरस्कारों की। तो पुरस्कारों की बात करें तो ग्रैमी पुरस्कार पूछा जा सकता है किस क्षेत्र में, तो ये संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अमेरिका में दिए जाते हैं हर साल। लॉस एंजल्स वहाँ एक शहर है, जैसे अपने मुंबई है वैसे। और अभी जो 64वें ग्रैमी जो पुरस्कार दिए गए, उसमें एक भारतीय अमेरिकी गायिका है, तो उसका इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि भारतीय मूल की है, तो पूछा जा सकता है। तो फाल्गुनी शाह है, जैसे आप एक फाल्गुनी पाठक का नाम सुनते हैं तो उससे आप ट्रिक याद रख लेना, फाल्गुनी शाह है, इसको ग्रैमी पुरस्कार मिला है। लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार, तो ये 21 अप्रैल को लोक प्रशासन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो उत्कृष्ट लोक सेवक है, IAS है, RS है, अन्य कोई सेवक है, तो उनके द्वारा जो अच्छा कार्य किया जाता है, जैसे इसमें कुछ अच्छे कार्य का तात्पर्य, जैसे पोषण अभियान चलाया हो, खेलो इंडिया हो, डिजिटल भुगतान के संबंध में कोई जानकारी बढ़ाई हो, समग्र विकास का कार्य किया हो, सुशासन की स्थापना की हो आदि। तो हमने राजस्थान वाले में पढ़ा था कि खेलो इंडिया के अभियान को बढ़ावा देने के लिए चूरू के जिला कलेक्टर जो है वो भी सम्मानित हुए थे। उड़ान, तो उड़ान से उड़े देश का आम नागरिक, ये इसकी पूरा फुल फॉर्म है इसकी, उड़ान। तो ये योजना शुरू हुई थी 2016 में। इसमें यह कोशिश थी कि आम आदमी भी जो है वो हवाई जहाज़ का सफ़र कर सकें, इतना इसको सस्ता बनाया जाए। तो B और C कैटेगरी की जो सीटें हैं उनको सस्ता बनाया भी गया है। और आप में से भी कोई हवाई जहाज़ में उड़े हैं तो ज़रूर कमेंट करें। मुझे मौका मिला था 2-1 साल पहले, बेंगलोर की हवाई यात्रा की थी। तो ये जो है उड़ान योजना, ये अभी चर्चा में क्यों आई, क्योंकि जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उसको इस योजना के क्रियान्वयन के कारण उसको पुरस्कृत किया गया था। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड।
अभी आपको पता ही है, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जो है उनका निधन हो गया था, स्वर्गवासी हो गई थी, भारत रत्न। तो उनके पिताजी का नाम था दीनानाथ, मास्टर दीनानाथ। तो उनके नाम से ये पुरस्कार जो है वो शुरू किया है। और ये पुरस्कार, पहला पुरस्कार किसको मिला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। पुरस्कार देने वाला कौन है? जो मंगेशकर ट्रस्ट है, उसके परिवार के लोग और कोई भामाशाह टाइप में, जैसे मान लो कोई ट्रस्ट, तो वो जो है ये पुरस्कार, चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो ये पुरस्कार देगा, हर साल देगा। पहला पुरस्कार मोदी जी को मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार डबल टिक कर देते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, परीक्षा में आएगा 100%। तो असमिया कवि है नीलमणि फुकन, उनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इनकी तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं नीलमणि जी की। ये है असम के कवि, और ये जो लिखा हुआ है वो भी शायद असमिया भाषा में ही होगा, जैसे नाम से लग रहा है, देखो नीलमणि फुकन, ऐसे आइडिया लगा सकते हैं ना। तो ये असमिया भाषा के प्रसिद्ध कवि है, और इनको इनके अपने कार्यों के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 2021 के लिए मिला है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे फैक्ट बनता है। तो यह 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था, देश का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। इसमें शॉल है, प्रशस्ति पत्र है, उसके साथ में 11 लाख रुपए, जो आपकी जानकारी के लिए है, 11 लाख रुपए भी इसमें दिए जाते हैं। इसी प्रकार का एक सम्मान है सरस्वती सम्मान, जो कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला एक प्रसिद्ध सम्मान है। ये भी कोई साहित्यकार को दिया जाता है, और 2021 के लिए हिंदी के वरिष्ठ कवि है रामदर्श मिश्र, उनको दिया जाएगा। उनकी कविता है मैं तो यहाँ हूँ, इसके लिए इसमें राशि है 15 लाख। तो वहाँ राशि कम, यहाँ ज़्यादा, ये तो ट्रस्ट का अपना अपना मामला होता है। बाकी ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रसिद्ध पुरस्कार है, और सरस्वती सम्मान भी के बिरला का एक प्रसिद्ध पुरस्कार है। चमेली देवी जैन, तो चमेली देवी जैन महाराष्ट्र की जैन समाज की महिला थी, जो आज़ादी के समय स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल थी, जेल जाने वाली पहली जैनी महिला थी। तो उनकी याद में जो है ये पुरस्कार दिया जाता है, और महिला मीडिया कर्मी जो है उसको दिया जाता है। तो 2021 का किसको मिला? आरिफा, ये जौहरी को आप साथ ले लो, इसे जौहरी, स्पेस आरिफा जौहरी को मिला है। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये इम्पोर्टेंट है। पिछली बार स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम, पिछले से पिछली बार पूछा गया था, मुझे याद आ रहा है, आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो ये जो महिला वर्ल्ड कप है, ये 7वीं बार जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। तो इसमें ज़्यादातर विजेता ऑस्ट्रेलिया वाली जो महिला टीम है वही रहती है, इंग्लैंड को हराया था। कुश्ती की बात करें, एशियाई कुश्ती, तो ये मंगोलिया के उलान बटोर, ये शायद उलान बटोर इसकी राजधानी होनी चाहिए, मुझे याद आ रहा है। मंगोलिया कहाँ है? थोड़ा सा आप मैप पे नज़र डाल लीजिए। मंगोलिया जो है ना चाइना में ही है, चाइना से ठीक आगे, ये देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा, चाइना दिख रहा है आपको येलो कलर में, ये पीले कलर में चाइना, चाइना के ठीक ऊपर ये मंगोलिया लिखा हुआ है, रूस चाइना के बीच में ये मंगोलिया यहाँ पे जो है ये। तो मंगोलिया में ये प्रतियोगिता हुई थी, और अपने रवि कुमार दहिया जो है, जो कि कुश्ती के स्वर्ण पदक इन्होंने कुश्ती का जीता। सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चेन्नई में हुई, तमिलनाडु ने जीता। विश्व युगल स्क्वैश, स्क्वैश खेल जो है वो बैडमिंटन की तरह से ही होता है। तो इसमें क्या है, युगल, युगल का मतलब जैसे एक तो मिश्रित और एक युगल, युगल में एक महिला एक पुरुष, और मिश्रित में जैसे डबल महिला दो पुरुष एक तरफ दो एक तरफ इसे खेलते हैं। तो इसमें स्क्वैश में दीपिका पल्लिकल, सौरभ घोषाल और जोसन्ना चिनप्पा, तीनों का, जैसे दीपिका और मान लो जोसन्ना का ये हो गया जैसे मिश्रित, फिर युगल में दीपिका और सौरभ, जोसन्ना और सौरभ, इस प्रकार से। तो आप इनके नाम में क्या याद रखना आपको, कि कई बार ऐसे सीधा ही पूछ लिया जाता है कि जोसन्ना चिनप्पा किस खेल से संबंधित है, तो स्क्वैश, ठीक। तो अभी हाल ही इन्होंने गोल्ड जीता है। राष्ट्रमंडल खेल अगले जो होंगे 26 में, वो ऑस्ट्रेलिया में होंगे। और ऑस्ट्रेलिया का आप देखो कि ऑस्ट्रेलिया में अब तक 5 बार राष्ट्रमंडल हो चुके हैं, और ये 6ठी बार होगा। वहाँ एक विक्टोरिया राज्य है, वहाँ होगा, और मेलबोर्न स्टेडियम है। विश्व में 3 बड़े स्टेडियम की अगर हम बात करें, तो सबसे बड़ा स्टेडियम है वो अपने भारत में है, गुजरात में, जिसका नाम है मोटेरा। आपको याद होगा जब वो ट्रंप आए थे तो उसी स्टेडियम में थे।
2 नंबर पे जो है ये मेलबोर्न है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, और 3 नंबर विश्व का सबसे बड़ा जो बनने वाला है वो अपने राजस्थान में बनने वाला है और उसका नाम है चौंप। तो ये जयपुर में चौंप में बनने वाला है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट, चाइल्ड मतलब बच्चे, स्ट्रीट मतलब गली, गलियों में जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं गली गली में, उनकी प्रतिभा का भी तो पहचान होनी चाहिए। तो इसके लिए भारत अब काम कर रहा है। 2023 में भारत ये प्रतियोगिता आयोजित करेगा। गली मोहल्ले में खेलने वाले बच्चों में से सिलेक्ट होके जाएंगे टीम में, और आगे अब क्या रहेगा इसमें देखना पड़ेगा। तो जनरल मनोज पांडे ये भारतीय सेना के नए प्रमुख बने हैं। मनोज मुकुंद नरवणे का स्थान इन्होंने लिया है। डॉक्टर सुमन के बेरी इम्पोर्टेंट है, याद रखें, नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं। प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, दूसरे राजीव कुमार और तीसरे हैं डॉक्टर सुमन के बेरी। नीति आयोग के बारे में आपको पता ही है, 2015 में इसकी स्थापना हुई थी, 1 जनवरी 2015। ठीक है, योजना आयोग का इसने स्थान लिया था। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। वह एक गैर संवैधानिक, मतलब संविधान में अनुच्छेद में कहीं उल्लेख उसका नहीं था, नई नीति आयोग का है, और कानून के द्वारा 1950 में बना था। फिर उसको असमसामयिक लगा तो अब नीति आयोग आ गया। नीति आयोग का पूरा नाम NITI, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NITI। ठीक है, नेशनल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग। तो ये हिंदी में तो हो गया राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, इसकी स्थापना हुई और सरकार का थिंक टैंक है। अध्यक्ष इसका प्रधानमंत्री होते हैं। सदस्यों में राज्यों के मुख्यमंत्री और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके उपराज्यपाल इसमें शामिल होते हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है वर्तमान में? अब अमिताभ कांत है। ठीक है, आप इस PDF को यहाँ टच करोगे तो भी सीधा यस गुरु एप्लीकेशन खुल जाएगा, जहाँ पर आपको थोड़ा बता दूँ मैं कि हमने ई-बुक भी जारी की है। जैसे राजस्थान जीके के 750 प्रश्न है, बोर्ड की किताबों से तैयार किए हुए राजस्थान अध्ययन से। सेकंड ग्रेड में अब तक आए हुए जीके के क्वेश्चन जो है सामाजिक, सेकंड ग्रेड जीके के 5 सालों के, फर्स्ट ग्रेड जीके के 5 साल में 5 पेपर, वो ई-बुक है। उसके अलावा सेकंड ग्रेड सामाजिक में अब तक आए हुए सारे पेपर जो है सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज करके, तो इस प्रकार की ई-बुक हमने जारी की है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। रीट के लिए बहुत अच्छा मैटर, ओल्ड पेपर अब तक आए हुए सारे 2011 से लेके 21 तक, संस्कृत के, हिंदी के, मनोविज्ञान के, सब के सब जो है सामाजिक के, वो सारे हैं वहाँ पे। NCERT के नोट्स, NCERT के क्वेश्चन, वो सब भी रीट के लिए मटेरियल है। तो यस गुरु एप्लीकेशन को आप एक बार विजिट जरूर करें। मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष बने हैं। UPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और ये जो अपना त्याग पत्र है वो भी राष्ट्रपति को देते हैं। कार्यकाल इनका 6 और 65 है, 6 साल या 65 वर्ष जो भी पहले हो, जबकि राजस्थान में 6 और 62 है। राजस्थान में यहाँ नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं, राज्यपाल है, हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अजय कुमार सूद ये सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं, भौतिक विज्ञानी हैं। विजय राघवन का स्थान लिया है। विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव। इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पुनः अध्यक्ष। पुनः क्यों? क्योंकि एक बार इन्होंने चुनाव लड़ा भी पंजाब में, तो त्यागपत्र दिया, वापस सरकार ने इनको बना दिया है। इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के पुनः राष्ट्रपति बन गए हैं। केतन जी ब्राउन जैक्सन इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है। बिल्किस बानो ईदी पाकिस्तान की महिला थी, अभी निधन हो गया। बहुत परोपकारी सामाजिक कार्यकर्ता, पाकिस्तान की माँ कहा जाता था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है, जैसे अपने भारत में मदर टेरेसा का जो स्थान है उस प्रकार से। पल्ली ये क्या है? ये एक ग्राम पंचायत है जो कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है, भारत की पहली। याद रखना, पल्ली, ठीक है, ऐसे आप ट्रिक्स हैं जोड़ के। और कार्बन न्यूट्रल का मतलब हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 0 है, बिल्कुल भी नहीं है। सारा काम जो है वो हरित ऊर्जा से होने वाला है। तो जम्मू कश्मीर में सांबा जिले में है ये। प्रमुख दिवस की बात करें तो 1 अप्रैल RBI की स्थापना हुई 1935 में। राष्ट्रीयकरण हुआ था इसका 1949 में, तो RBI दिवस।
ठीक है। 1 अप्रैल ओडिशा दिवस, पहले नाम था उड़ीसा, 2011 के बाद हो गया ओडिशा। 2 अप्रैल को अभी हालांकि दिवस नहीं होता, मगर इस बार 2 अप्रैल को जो तिथि थी, चैत्र जो मास है उसका जो शुक्ल पक्ष है, मतलब आधा चैत्र चला गया, तो उसकी जो एक्यू है, एकम यानी प्रतिपदा, तो वो थी 2 अप्रैल को। तो उस दिन हिंदू नव वर्ष जो मनाया जाता है 2079 विक्रम संवत, उस दिन चेटी चंड भी था। तो ये सब। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, थीम थी हमारा ग्रह है हमारा स्वास्थ्य। 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पूरे भारतवर्ष में मनाई गई। तमिलनाडु ने अंबेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसी बार 14 अप्रैल को महावीर जयंती भी थी, वो तिथि के अनुसार आती है। चैत्र पक्ष में 13वें दिन कहा जाता है कि उनका जो जन्म हुआ था। 24वें तीर्थंकर जो है ये जैन धर्म के थे। 21 अप्रैल राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, याद रखना पृथ्वी दिवस। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, क्योंकि इसी दिन वो 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है वो लागू हुआ था। ये पुस्तक सबसे इम्पोर्टेंट, आपको दिखा दें फोटो भी इसकी। टॉम्ब ऑफ सेंट, याद रखना आप, परीक्षा में 100% पूछा जाने वाला सवाल है, ठीक है। डबल टिक इसके लगा देते हैं। टॉम्ब ऑफ सेंड मतलब सेंड यानी रेत, रेत की समाधि। इसमें क्या है, 81 वर्ष की महिला है, उसके संघर्ष की कहानी दिखाई गई है कि उसके पति का निधन हो गया था, फिर वो निराश हो चुकी थी और किस प्रकार से उसने जो है अपने जीवन की पुनः शुरुआत की। तो हिंदी में ये लिखी गई है। गीतांजलि श्री इसकी लेखिका है। बुकर पुरस्कार जो है आज ही घोषणा हुई है कि इसको 29 मई को, हिंदी लेखिका है, पहली पुस्तक है हिंदी की जिसको बुकर पुरस्कार मिला है, नहीं तो दूसरी भाषाएं या फिर अंग्रेजी में मिला करता है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ पहले शॉर्ट लिस्ट हुई और बुकर पुरस्कार मिल गया है। अब आपको फ़ोटो दिखा देते हैं आपको गीतांजलि श्री की, ताकि आप जो है उनको याद रख सको। ये है गीतांजलि श्री, आपको याद रहेगा, रेत समाधि गीतांजलि श्री, ठीक है। टॉम्ब ऑफ सेंड ये इंग्लिश वर्जन। तो ये जो है इनको मिला है हिंदी भाषा के लिए रेत समाधि या टॉम्ब ऑफ सेंड के लिए कौन सा पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, ठीक है। ज़रूर आप याद रखें इसको, इस फैक्ट को। आहार मेला है ये, आहार मतलब भोजन। तो नई दिल्ली के प्रगति नगर मैदान में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आयोजन हुआ। कवार पनबिजली परियोजना, तो ये कवार जगह है, 45 अरब से अधिक लागत की 540 मेगावाट की कवार पनबिजली परियोजना। कहाँ पर इम्पोर्टेंट है, कहाँ पर, चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ ज़िले में चिनाब नदी के ऊपर पनबिजली का मतलब ये नदी जा रही है और इसके पानी के ऊपर जैसे नदी पर बांध बना के, और बांध से जो पानी ऊंचाई से गिरता है वहाँ पर फिर नीचे टरबाइन चला के बिजली बनाई जाती है। इस प्रक्रिया को पनबिजली कहते हैं। तो ये स्वीकृति इसको मिल गई है। वरुण क्या था, वरुण, तो वरुण जो है वो एक अभ्यास है भारत और फ्रांस की नौसेना का मतलब समुद्र में रहने वाली। तो ये कहाँ पर हुआ, अरब सागर में जो है ये अभ्यास हुआ था। तो आभार धन्यवाद प्रकट करते हैं इस वीडियो के लिए। कोरोनोलॉजी का आप रीडिंग ज़रूर लगा लेना, हालांकि सारांश मैंने आपको पूरा बता दिया है। अब अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आपकी आसानी से समझ में आ जाएगी, और आपके पास अवेलेबल नहीं हो पाती है तो आप ये नोट्स को भी आप काफ़ी हद तक पर्याप्त मान सकते हैं। और जैसे ही आप इस PDF पे टच करेंगे, यूट्यूब चैनल, सभी प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन, वो सब आपको यहाँ पे लिंक लगाया हुआ है, टच करते ही आपको खुल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा, पूरा लास्ट तक देखा है क्या आपने, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम अप्रैल, फिर मार्च, फरवरी, जनवरी, ये जो 4 महीने के 1-1 घंटे के 1.5 घंटे की वीडियो आपको लगाने हैं, मुझे लगा के आपके लिए लाने हैं, ताकि आप पूरा करंट अफेयर जो है 1 साल का कवर कर सको। धन्यवाद।